नमस्ते। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है? आसान शब्दों में कहें तो एक कम्युनिटी फार्मेसी यानी आपके आसपास का जो मेडिकल स्टोर होता है उसे मैनेज करने का, उसे चलाने का पूरा तरीका। चलिए सबसे पहले इस स्लाइड पर दिए गए सिलेबस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट्स टू ओपन अ कम्युनिटी फार्मेसी। इसका मतलब है एक फार्मेसी खोलने के लिए क्या क्या कानूनी ज़रूरतें होती हैं। दूसरा है साइट सिलेक्शन फॉर ड्रग स्टोर, यानी दुकान के लिए सही जगह कैसे चुनें। इसके बाद डिज़ाइन, लेआउट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेमिसेस, मतलब दुकान का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका लेआउट कैसा हो और जगह को लेकर क्या कानूनी नियम है। फिर आता है वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट, यानी दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, सही सप्लायर कैसे चुनें और ऑर्डर कैसे करें। अगला पॉइंट है इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब दुकान में रखे दवाओं के स्टॉक को कैसे कंट्रोल और मैनेज करें। फिर है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी पैसों का हिसाब किताब, प्लानिंग और मैनेजमेंट। और आखिर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑडिट्स और डिजिटल हेल्थ के बारे में। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। स्लाइड पर लिखा है Community pharmacy management involves overseeing the day-to-day operations of a retail pharmacy to ensure the safe and effective provision of pharmaceutical care and services to the community. इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में एक रिटेल फार्मेसी के रोजमर्रा के कामों की देखरेख की जाती है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को सुरक्षित और असरदार तरीके से दवाइयाँ और बाकी सर्विसेज मिल सकें। अब देखते हैं मैनेजर्स रोल क्या होता है। The manager is responsible for all aspects of the pharmacy's operations, including financial management, inventory control, staffing and customer service. तो जो मैनेजर होता है वो फार्मेसी के हर पहलू के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वो पैसों का मैनेजमेंट हो, स्टॉक कंट्रोल हो, स्टाफ को संभालना हो या फिर ग्राहकों को अच्छी सर्विस देना हो। चलिए अब हम फार्मेसी खोलने की कानूनी ज़रूरतों यानी लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप अ कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। भारत में इसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई भी कहते हैं, उसके बनाए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है रजिस्ट्रेशन। स्लाइड पर लिखा है द ओनर मस्ट रजिस्टर द फार्मेसी विद द पीसीआई, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रूफ ऑफ ओनरशिप एंड फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशंस। इसका मतलब है कि फार्मेसी के मालिक को पीसीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें मालिकाना हक के सबूत और फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। दूसरा पॉइंट है लोकेशन। द फार्मेसी शुड बी इन एन एक्सेसिबल एरिया विद एडिक्वेट स्पेस फॉर स्टोरेज एंड पेशेंट काउंसलिंग। अ रजिस्टर्ड फार्मेसी शुड बी एटलीस्ट 200 मीटर्स अवे फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड फार्मेसी। मतलब फार्मेसी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां लोग आसानी से आ जा सकें, वहां दवाइयां रखने और मरीजों से बात करने के लिए भी पूरी जगह होनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी नियम यह है कि एक रजिस्टर्ड फार्मेसी किसी दूसरी रजिस्टर्ड फार्मेसी से कम 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। The pharmacy must have modern amenities like air conditioning, refrigeration, computers and inventory management software. इसका सीधा सा मतलब है कि फार्मेसी में एयर कंडीशनिंग, फ्रिज, कंप्यूटर और स्टॉक को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फार्मासिस्ट। A qualified registered pharmacist, D Pharm or B Pharm, with a license to practice must be present during working hours. इसका मतलब है कि फार्मेसी में काम के घंटों के दौरान हर समय एक क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। उसके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री और प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना जरूरी है। इन चारों पॉइंट्स को याद रखने के लिए इस स्लाइड पर एक बहुत अच्छी ट्रिक दी गई है। RLIP, R से रजिस्ट्रेशन, L से लोकेशन, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और P से फार्मासिस्ट। इसे याद रखेंगे तो एग्जाम में आसानी होगी। चलिए अब कुछ और कानूनी ज़रूरतों को देखते हैं। अगला पॉइंट है ड्रग स्टोरेज। स्लाइड पर लिखा है मेडिसिन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ क्लीन, वेल लिट एंड वेंटिलेटेड एरिया टू मेंटेन देयर एफिकेसी। इसका मतलब है कि दवाओं को एक साफ सुथरी, अच्छी रोशनी वाली और हवादार जगह पर रखना चाहिए ताकि उनका असर बना रहे। इसके बाद आता है डिस्पेंसिंग। Drugs should be dispensed only upon a valid prescription from a registered medical practitioner. The pharmacist must ensure the correct dosage. मतलब ये कि दवाइयाँ केवल एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। और ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि मरीज को सही डोज दी जा रही है। फिर है रिकॉर्ड कीपिंग। Accurate and up-to-date records of all incoming and outgoing drugs must be maintained.
इसका मतलब है कि फार्मेसी में आने वाली और जाने वाली हर दवा का बिल्कुल सही और अप टू डेट रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। और आखिर में है adherence to regulations. The pharmacy must comply with all regulations set by bodies like the Pharmacy Council of India and the Drugs and Cosmetics Act. इसका मतलब है कि फार्मेसी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जैसे संस्थानों द्वारा बनाए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ये दोनों नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक बार कानूनी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो अगला बड़ा सवाल आता है साइट सिलेक्शन फॉर अ ड्रग स्टोर, यानी दवा की दुकान के लिए सही जगह का चुनाव। चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। पहला है नियर हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स। हाई पेशेंट फ्लो एंश्योर्स अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के पास दुकान खोलने से मरीजों का आना जाना लगा रहता है, जिससे बिजनेस लगातार चलता रहता है। दूसरा है ड्रग स्टोर मार्केट। These markets attract customers as they are known for the availability of all kinds of drugs. यानी जो दवा बाजार होते हैं वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि लोगों को यकीन होता है कि वहां हर तरह की दवा मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। Consider parking availability and avoid locations near signals or on one-way streets where stopping is difficult. इसका मतलब है कि हमें ऐसी जगह देखनी चाहिए जहां पार्किंग की सुविधा हो, और ऐसी जगहों से बचना चाहिए जो ट्रैफिक सिग्नल के बिल्कुल पास हों या वन वे सड़क पर हों, क्योंकि वहां रुकना मुश्किल होता है। चौथा है अमेनिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज लाइक पार्किंग स्पेस, टॉयलेट्स एटसेट्रा फॉर कस्टमर्स। यानी ग्राहकों के लिए पार्किंग, टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। पांचवा है कॉमन रिक्वायरमेंट्स। प्रॉक्सिमिटी टू होटल्स, स्कूल्स, सिनेमा हॉल्स एटसेट्रा विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब क्या दुकान किसी होटल, स्कूल या सिनेमा हॉल के पास है? ऐसी जगहों पर लोगों की भीड़ रहती है, जो बिजनेस के लिए अच्छा है। और छठा पॉइंट है बिजनेस लोकेलिटी। अ बिजी कमर्शियल एरिया ऑफर्स हाई फुटफॉल बट मे रिक्वायर अ लार्जर इन्वेस्टमेंट। एक व्यस्त व्यावसायिक इलाके में लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी है, HD, FA, CB। अब बात करते हैं फार्मेसी के डिजाइन की। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, जनरल डिजाइन और स्ट्रक्चरल डिजाइन। पहले जनरल डिजाइन को समझते हैं। पहला पॉइंट है फंक्शनैलिटी। द लेआउट शुड अलाउ फॉर इजी मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड मटेरियल्स। मतलब डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि स्टाफ और सामान की आवाजाही आसानी से हो सके। दूसरा है स्टोरेज। इनबिल्ट स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर डॉक्यूमेंट्स, डेंजरस ड्रग्स एंड कोल्ड चेन आइटम्स, यानी दस्तावेजों, खतरनाक दवाओं और कोल्ड चेन आइटम्स के लिए अलग से इनबिल्ट स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है ड्रेनेज। द ड्रेनेज सिस्टम शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द प्रीमाइसेस। इसका मतलब है कि पानी की निकासी का सिस्टम दुकान के बाहर की तरफ होना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन पर। पहला है वॉल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन। मतलब दीवारें मजबूत, टिकाऊ और आसानी से साफ होने वाली होनी चाहिए। दूसरा है फ्लोर मस्ट बी नॉन स्लिपरी, ड्यूरेबल एंड इजी टू क्लीन। यानी फर्श ऐसा होना चाहिए जिस पर फिसलन न हो, जो मजबूत हो और जिसे आसानी से साफ किया जा सके। तीसरा है सीलिंग शुड बी फायर रिटार्डेंट एंड इजी टू मेंटेन। मतलब छत अग्निरोधी यानी आग ना पकड़ने वाली होनी चाहिए और उसका रख रखाव आसान हो। चौथा है रूफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट लीकेज। छत ऐसी बनी हो कि उसमें से पानी लीक न हो। पांचवा है डोर मस्ट बी फायर रिटार्डेंट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी। दरवाजा भी अग्निरोधी होना चाहिए और सुरक्षा देने वाला होना चाहिए। और छठा है विंडो। स्टोरेज एरियाज शुड नॉट हैव विंडोज टू प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जहां दवाइयां रखी जाती हैं उन एरिया में कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए, ताकि दवाएं सीधी धूप और नमी से बची रहें। अब हम फार्मेसी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से रिसीविंग एरिया लेआउट को समझेंगे। ये वो जगह है जहां सारा सामान या स्टॉक दुकान में आता है। इस डायग्राम में इसके अलग अलग जोन दिखाए गए हैं। सबसे पहला जोन है लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, कवर्ड स्पेस टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम रेन एंड सन। ये एक ढकी हुई जगह होती है ताकि सामान बारिश और धूप से बचा रहे। दूसरा है रिसीविंग काउंटर, एरिया फॉर चेकिंग एंड वेरीफाइंग इनकमिंग स्टॉक अगेंस्ट इनवॉइसेस। यहां पर आने वाले स्टॉक को बिल या इनवॉइस से मिलाकर चेक किया जाता है। तीसरा जोन है सॉर्टिंग एंड अनपैकिंग एरिया, सफिशिएंटली लार्ज एरिया पॉसिबली विद स्पेस फॉर अ फोकलिफ्ट। यहां पर माल को छांटा जाता है और खोला जाता है। ये जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर फोकलिफ्ट जैसी मशीन भी घूम सके।
चौथा है ट्रांजिट/होल्डिंग एरिया, डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर गुड्स अवेटिंग क्वालिटी चेक्स और फर्दर प्रोसेसिंग। ये वो जगह है जहां उस सामान को रखा जाता है जिसकी अभी क्वालिटी चेक होनी है या जिस पर आगे कोई और काम होना बाकी है। और पांचवा जोन है डिस्पोजल रूम, अ सेपरेट रूम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक कार्टन्स एंड रैपर्स। ये एक अलग कमरा होता है जहां इस्तेमाल हो चुके डिब्बों और रैपर्स को फेंका जाता है। ये पूरा सिस्टम सुनिश्चित करता है कि स्टॉक मैनेजमेंट सही तरीके से हो। अब हम फार्मेसी के अंदर अलग अलग तरह के स्टोरेज एरियाज की ज़रूरतों को और गहराई से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टोरेज एरिया की। पहला पॉइंट है टेम्परेचर कंट्रोल। 24 आवर एयर कंडीशनिंग टू मेंटेन अ टेम्परेचर बिटवीन 16 to 25 डिग्री सी। इसका मतलब है कि इस एरिया में 24 घंटे एसी चलना ज़रूरी है ताकि तापमान 16 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहे। दूसरा है पावर बैकअप, एसेंशियल टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग्स। यानी पावर बैकअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि बिजली जाने पर तापमान के प्रति संवेदनशील दवाएं खराब ना हों। तीसरा है स्पेस, सफिशिएंट स्पेस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड पर्सनल। मतलब इतनी जगह होनी चाहिए कि सामान और कर्मचारी आसानी से आ जा सकें। अब देखते हैं ड्रग स्टोर के अंदर क्या होना चाहिए। इक्विप्ड विथ स्ट्रॉन्ग एडजस्टेबल रैक्स एंड पैलेट्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। इसका मतलब है कि ड्रग स्टोर में मजबूत और एडजस्ट होने वाले रैक और पैलेट्स होने चाहिए ताकि दवाओं को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके। अब बात करते हैं डेंजरस ड्रग्स की। स्टोर्ड इन अ सेपरेट लॉक्ड रूम और कैबिनेट विद एन अलार्म सिस्टम फॉर सिक्योरिटी। साइकोट्रोपिक पदार्थ जैसी खतरनाक दवाओं को हमेशा एक अलग कमरे या कैबिनेट में ताला लगाकर रखा जाना चाहिए जिसमें सुरक्षा के लिए अलार्म सिस्टम भी लगा हो। आखिर में है कोल्ड रूम/रेफ्रिजरेटर, used for storing vaccines, biological products and other thermolabile drugs, must have a computerized temperature recording system. इसका इस्तेमाल वैक्सीन और बायोलॉजिकल उत्पादों जैसी चीज़ों के लिए होता है। इसमें तापमान को रिकॉर्ड करने वाला एक कंप्यूटरीकृत सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। चलिए स्टोरेज के कुछ और ज़रूरतों पर नज़र डालते हैं। पहला है IV फ्लूइड स्टोर, adequate space for storing dialysis solutions and other large volume parenterals. इसमें डायलाइसिस सॉल्यूशन और दूसरी ज्यादा मात्रा वाली दवाओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। दूसरा है सर्जिकल स्टोर, एडजस्टेबल रैक्स फॉर स्टोरिंग हैवी एंड बल्की सर्जिकल आइटम्स। इसमें भारी और बड़े सर्जिकल सामानों को रखने के लिए एडजस्टेबल रैक्स होने चाहिए। और तीसरा है नॉन ड्रग बल्क स्टोर, फॉर स्टोरिंग आइटम्स लाइक बॉटल्स, कंटेनर्स, लेबल्स एंड अदर पैकेजिंग मटीरियल्स। यहाँ पर बोतलें, कंटेनर और लेबल जैसी चीज़ें रखी जाती हैं। अब इस स्लाइड में नीचे दिए गए 2 एग्जाम्पल लेआउट्स ऑफ फार्मेसी को देखते हैं। ये फार्मेसी को डिज़ाइन करने के 2 अलग अलग तरीके दिखाते हैं। स्कीमा 1 में आप देख सकते हैं कि इनकमिंग और आउटगोइंग स्टोरेज एक तरफ है और काम करने की जगह यानी वर्क बेंच बीच में है। वहीं स्कीमा 2 का लेआउट थोड़ा अलग है। इसमें एम्प्टी बॉक्स स्टोरेज यानी खाली बॉक्सों के लिए एक अलग जगह दी गई है, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। इससे पता चलता है कि फार्मेसी का लेआउट ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे, वेंडर सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग प्रोक्योरमेंट। इसका मतलब है कि दवाइयों के लिए सही सप्लायर कैसे चुनें और उनसे सामान कैसे मंगवाएं। जैसा कि आप इस फ्लोचार्ट में देख सकते हैं, ये एक साइकिल की तरह लगातार चलने वाला प्रोसेस है। चलिए इसके सभी 7 स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है डिटरमाइन नीड्स, आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स आर रिक्वायर्ड। मतलब सबसे पहले ये पहचानना कि हमें कौन सी दवाएं और कौन से उत्पाद चाहिए। दूसरा स्टेप है रिसर्च सप्लायर्स, फाइंड पोटेंशियल वेंडर्स थ्रू मार्केट रिसर्च। इसके बाद हम मार्केट में रिसर्च करके अच्छे सप्लायर्स की तलाश करते हैं। तीसरा स्टेप है इवैल्यूएट सप्लायर्स, असेस वेंडर्स बेस्ड ऑन क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड प्राइस। फिर हम उन सप्लायर्स को उनकी क्वालिटी, भरोसे और कीमत के आधार पर परखते हैं। चौथा स्टेप है निगोशिएट एंड कॉन्ट्रैक्ट, फाइनलाइज टर्म्स एंड कंडीशंस विद द चोजन सप्लायर। जो सप्लायर सबसे अच्छा लगता है उसके साथ मोल भाव करके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया जाता है। पांचवा स्टेप है प्लेस ऑर्डर, इनिशिएट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर। इसके बाद ऑर्डर देकर सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। छठा स्टेप है रिसीव एंड इंस्पेक्ट, चेक द डिलीवर्ड गुड्स फॉर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। जब सामान आ जाता है तो उसकी क्वालिटी और सटीकता की जांच की जाती है। और सातवां स्टेप है ट्रैक परफॉर्मेंस, मॉनिटर सप्लायर परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। हम लगातार सप्लायर के परफॉर्मेंस पर नजर रखते हैं और फीडबैक देते हैं, और फिर ये साइकिल दोबारा पहले स्टेप से शुरू हो जाता है। अब हम इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इन्वेंट्री मतलब दुकान में रखा हुआ स्टॉक।
इसे सही तरीके से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि लागत और बर्बादी दोनों कम हो। यहाँ 6 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं। पहला है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओल्डेस्ट स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट टू प्रिवेंट एक्सपायरी। ये सबसे आम तरीका है। इसमें जो सामान पहले आया है उसे पहले बेचा जाता है। इससे दवाएं एक्सपायर नहीं होती। दूसरा है मिनिमम मैक्सिमम मेथड, सेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स फॉर ईच आइटम। इसमें हर दवा का एक न्यूनतम और अधिकतम स्टॉक लेवल तय कर दिया जाता है। तीसरा है ABC एनालिसिस, कैटेगराइजिंग ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। A हाई वैल्यू, B मिड वैल्यू, C लो वैल्यू। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें दवाओं को उनकी कीमत और ज़रूरत के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा जाता है। A ग्रुप में महंगी और ज़रूरी दवाएं होती हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। B ग्रुप में मीडियम वैल्यू की दवाएं और C ग्रुप में सस्ती दवाएं होती हैं। चौथा है कंटिन्यूअस रिव्यू, रेगुलरली मॉनिटरिंग स्टॉक लेवल्स टू रीऑर्डर एज नीडेड। इसमें स्टॉक लेवल पर लगातार नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर दोबारा ऑर्डर किया जाता है। पांचवा है बारकोडिंग, यूजिंग बारकोड्स टू ट्रैक इन्वेंट्री मूवमेंट एंड सेल्स। इसमें बारकोड का इस्तेमाल करके स्टॉक की हर मूवमेंट और बिक्री को ट्रैक किया जाता है। और छठा है ऑटोमेटेड सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली ट्रैक्स इन्वेंट्री एंड जनरेट्स परचेज ऑर्डर्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते हैं और खरीदने के लिए ऑर्डर भी बना देते हैं। तो इन्वेंट्री को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यहाँ 6 बहुत ही असरदार रणनीतियाँ, या आप कह सकते हैं कि की स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट दी गई हैं। पहली है सेट पार लेवल्स, एस्टैब्लिश मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स फॉर ईच ड्रग। इसका मतलब है कि हर दवा का एक पार लेवल यानी मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल तय करें। दूसरी है ट्रैक एक्सपायरी डेट्स, रेगुलरली चेक फॉर एंड रिमूव एक्सपायर्ड और नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स, यानी दवाओं की एक्सपायरी डेट पर पैनी नजर रखें और जो उत्पाद एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं उन्हें तुरंत हटा दें। तीसरी है कंडक्ट रेगुलर चेक्स, परफॉर्म फिजिकल काउंट्स ऑफ इन्वेंट्री टू इंश्योर रिकॉर्ड एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि समय समय पर स्टॉक की फिजिकल गिनती करें ताकि आपके रिकॉर्ड और असल स्टॉक में कोई अंतर न हो। चौथी है यूज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, इंप्लीमेंट सॉफ्टवेयर फॉर एफिशिएंट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट। एक अच्छे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें जो आपके काम को आसान बना दे। पांचवी है मॉनिटर ट्रेंड्स, एनालाइज सेल्स डेटा टू एडजस्ट स्टॉक लेवल्स बेस्ड ऑन डिमांड, यानी सेल्स के डेटा को देखें कि कौन सी दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं और उसी हिसाब से अपने स्टॉक को एडजस्ट करें। और छठी स्ट्रैटेजी है वर्क विद सप्लायर्स, बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स विद वेंडर्स फॉर टाइमली डिलीवरीज एंड क्विक इशू रेजोल्यूशन। अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें ताकि डिलीवरी समय पर हो और कोई भी समस्या जल्दी से सुलझाई जा सके। किसी भी बिजनेस की तरह एक फार्मेसी के लिए भी उसकी वित्तीय सेहत यानी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। इसके 6 मुख्य अंग होते हैं। पहला है बजटिंग, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड प्लान फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब है आमदनी और खर्चों का एक विस्तृत प्लान बनाना। दूसरा है कैश फ्लो मैनेजमेंट, इंश्योरिंग सफिशिएंट कैश इज अवेलेबल टू मीट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि आपके पास रोज़ के खर्चे पूरे करने के लिए हमेशा पर्याप्त कैश मौजूद रहे। तीसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग स्टॉक लेवल्स टू अवॉइड टाइंग अप कैपिटल इन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स, यानी स्टॉक को इस तरह मैनेज करना कि आपका पैसा धीरे बिकने वाले सामान में ना फंस जाए। चौथा है कॉस्ट कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब है फालतू के खर्चों को पहचानना और उन्हें कम करना। पांचवा है रेवेन्यू मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिक्री और मुनाफे को बढ़ाने के लिए नई नई रणनीतियां बनाना। और छठा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स टू ट्रैक परफॉर्मेंस। और इन सब पर नजर रखने के लिए बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जैसी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। ये 6 चीजें मिलकर फार्मेसी की वित्तीय नींव को मजबूत बनाती हैं। अब हम अकाउंटेंसी के 2 सबसे बुनियादी और जरूरी टूल्स को समझेंगे। पहला है द डे बुक। स्लाइड पर लिखा है अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड क्रेडिट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब है कि डे बुक में दिन भर में होने वाले सभी लेन देन को तारीख के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो नकद हो या उधार पर। जैसा कि आप इसके फॉर्मेट में देख सकते हैं, इसमें बेची गई दवाओं, खरीद, मात्रा और कीमत सबका ब्यौरा होता है। दूसरा है द कैश बुक, अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग रिसीट्स, डेबिट एंड पेमेंट्स, क्रेडिट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कैश बुक में सिर्फ नकद लेन देन का हिसाब होता है। इसके फॉर्मेट में 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट।
डेबिट साइड में जो पैसा आया वो लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जो पैसा गया वो लिखते हैं। इससे कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जाता है ताकि दिन के आखिर में कैश बैलेंस का मिलान किया जा सके। आज के दौर में एक फार्मेसी को अच्छे से चलाने के लिए कुछ आधुनिक उपकरणों या मॉडर्न टूल्स इन फार्मेसी मैनेजमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है। पहला है फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट टास्क लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिलिंग, पेशेंट डेटा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फार्मेसी के बहुत सारे कामों को ऑटोमेट कर देता है, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेज करना, बिल बनाना, मरीजों का डेटा संभालना और रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा टूल है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (CRM), टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरैक्शंस एंड डेटा थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। CRM का मतलब है ग्राहकों के साथ रिश्ते को मजबूत करना। इसके लिए ऐसे टूल्स और रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ग्राहकों के साथ बातचीत और उनके डेटा को समझा जा सके। और तीसरा है ऑडिट्स, सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ फार्मेसी ऑपरेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। ऑडिट एक तरह का चेकअप होता है। इसमें यह देखा जाता है कि फार्मेसी में सब कुछ नियमों के हिसाब से और सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इससे पर्चे की प्रोसेसिंग में गलतियों या स्टोरेज की समस्याओं जैसी कमियों को पहचानने में मदद मिलती है। और अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं। इसमें दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और डिजिटल हेल्थ। पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) की। रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कंपाइल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वर्कर्स कैरी आउट रूटीन ऑपरेशंस। SOPs का मतलब है लिखित दिशा निर्देश। ये स्टेप बाय स्टेप लिखे होते हैं ताकि फार्मेसी में हर काम, जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और पेशेंट काउंसलिंग, एक स्टैंडर्ड और सुरक्षित तरीके से हो। अब बात करते हैं डिजिटल हेल्थ की। द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज (ICT) फॉर हेल्थ। डिजिटल हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इसके कुछ उदाहरण हैं M-Health, मोबाइल हेल्थ, यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस फॉर हेल्थ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी मोबाइल फोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारी देना। और दूसरा उदाहरण है ऑनलाइन फार्मेसीज, वेबसाइट्स एंड एप्स दैट सेल मेडिसिन्स ऑनलाइन। ये ऐसी वेबसाइट्स और एप्स होती हैं जो ऑनलाइन दवाइयां बेचती हैं। These technologies have played a crucial role globally, especially during health crises like the COVID-19 pandemic. इन तकनीकों ने पूरी दुनिया में खासकर कोविड-19 जैसी महामारियों के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हमने कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के सभी प्रमुख पहलुओं को समझा। लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और AI हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, भविष्य में एक कम्युनिटी फार्मेसी का रूप और कितना बदलेगा? क्या एक फार्मासिस्ट की भूमिका भी बदल जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।